वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का मतलब होता है आपका इतिहास। इतिहास में दो इतिहास आपको पढ़ने होते हैं, एक होता है प्राचीन इतिहास और एक होता है इतिहास। तो अगर बीए में आप हैं और आपका इतिहास केवल इतिहास सब्जेक्ट है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास या इतिहास, तो ये एक प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो है। अगर आपका एंशियंट हिस्ट्री है तो आप में एएसी करके आपका कोड होगा, वो आपको पढ़ना पड़ता है, यानी एंशियंट हिस्ट्री का अलग मॉडल पेपर होता है। तो ये हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है हिस्ट्री का 203 कोड का, यानी कि 203 वाला कोड जो है। एक 203 का कोड होता है इसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, एक 204 वाला होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से 203 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे और अगले वीडियो में 204 के बारे में चर्चा कर लेंगे एचआईएस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको? हिस्ट्री के पेपर नंबर 1 के अंतर्गत बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। 1453 से लेकर के 1848 तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। और 1848 से लेकर के आगे आपको पढ़ना है 1848 से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में हिस्ट्री के पेपर 2 में, यानी कि 204 वाले में। ठीक है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आप लोग पेपर हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, जैसे ही आपका पेपर होगा तुरंत मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, हमारा नंबर आपको पता होगा 9161 93 60 62 है। आप लोग इस पर जो है शेयर कर दीजिएगा। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का जो माइनर पेपर होता है हिस्ट्री का, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो है इसके अलावा आप देखेंगे आपका जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा और आपका कानपुर विश्वविद्यालय, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो नंबर आप लिख लीजिएगा 9161 93 60 62। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पेपर सेंड कर दीजिएगा, सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, चले। और आपका जो सॉल्व पेपर होगा वो जहाँ तक है प्रयास मैं करूँगा कि को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है मैंने नया बनाया है, जो को करिकुलर मास्टर, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर नाम से नया चैनल बनाया है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको वो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर की जो हल कुंजी, यानी कि जो आंसर की होगी, मिल जाएगी। तो टॉप 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, मतलब कि आपको बता दूँ इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आप विश्वास करके इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा की कठोर नीतियां उपनिवेशों के असंतोष का कारण बनी? बताएं। निम्नलिखित में से किस राजा की कठोर नीतियां उपनिवेशों के असंतोष का कारण बनी? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय और जेम्स प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज तृतीय के कठोर नीतियों के कारण से उपनिवेशों के संतोष का कारण एक प्रकार से बना इसकी नीतियां जॉर्ज तृतीय की। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री के द्वारा शक्कर अधिनियम और स्टैंप अधिनियम पारित किए गए थे? बताएं। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री के द्वारा शक्कर अधिनियम और स्टैंप अधिनियम पारित किए गए थे? तो कौन से एक प्रकार से वो प्रधानमंत्री थे? तो उन प्रधानमंत्री का नाम था ग्रेनविल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बोस्टन में किस दिन चाय की पेटियां समुद्र में फेंकी गई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना आपको याद होगी। तो ये उसी दिन बोस्टन टी पार्टी में यही हुआ था, बोस्टन की कांड जो हुआ था। बोस्टन एक शहर है, तो बोस्टन में किस दिन चाय की पेटियां समुद्र में फेंकी गई थी भैया? 6 ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, तो बताएं किस दिन फेंकी गई थी? 17 दिसंबर 1773। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिसंबर 1773, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस किस वर्ष बुलाई गई थी? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस किस वर्ष बुलाई गई थी? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो बुलाई गई थी वो 1774 में बुलाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये आपका रिवीजन क्लास है, इसीलिए इसमें समझाने जैसी कुछ बात है नहीं। आप इसको वीडियो को, क्योंकि कल आपकी परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलें, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित दमनकारी नियमों ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित दमनकारी नियमों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5 या 6? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 4 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ब्रिटिश महाद्वीपीय कांग्रेस किस वर्ष बुलाई गई? बताएं। ब्रिटिश महाद्वीपीय कांग्रेस किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ब्रिटिश महाद्वीपीय कांग्रेस जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1775 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? कॉमन सेंस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो कॉमन सेंस पुस्तक लिखी है टॉमस पेन ने
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। टॉमस पेन ने इस पुस्तक को लिखा, कौन सी पुस्तक को? थॉमस मतलब सॉरी कॉमन सेंस पुस्तक को टॉमस पेन ने लिखा है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को तैयार करने में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका थी? इनमें से ब्रांजामिन फ्रैंकलिन की, जॉर्ज वाशिंगटन की, जॉन एडम्स की या टॉमस जेफरसन की? करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को तैयार करने में निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? इनमें से तो इनमें से टॉमस जेफरसन की प्रमुख भूमिका थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी भूमिका नहीं रही थी? बताएं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी भूमिका नहीं रही थी? जॉन एडम्स की, टॉमस जेफरसन की, या लफायेत की, या बेंजामिन फ्रैंकलिन की? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी भूमिका नहीं रही थी इनमें से? तो किसकी भूमिका नहीं रही भैया? लफायेत की भूमिका इनमें से नहीं रही। बाकी जॉन एडम्स, टॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन सभी की भूमिका रही है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को स्वतंत्रता की किस तिथि को प्राप्त हुई थी? अमेरिका को स्वतंत्रता जो मिली थी, किस तिथि को मिली थी भैया? तो अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जुलाई 1776 को मिली थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पेरिस की संधि जिसके द्वारा अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई, कब हुई थी पेरिस की संधि? पेरिस की संधि जिसके द्वारा क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई, वो कब हुई थी भैया? वो हुई थी 3 फरवरी 1783 को। ठीक है, कब हुई थी? 1783, 3 फरवरी 1783 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1781 में यॉर्क टाउन में किसने समर्पण किया था? 1781 में यॉर्क टाउन में किसने समर्पण किया था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने समर्पण किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। लूथर ने किस गिरजाघर पर धर्म सुधार की बातें चिपकाई थी? बताएं। लूथर, मार्टिन लूथर से आपसे पूछ रहा है। मार्टिन लूथर जो हैं ये एक प्रकार से धर्म सुधार आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मार्टिन लूथर की बात कर रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि लूथर ने किस गिरजाघर पर धर्म सुधार की बातें लिख करके चिपकाई थी? क्योंकि लूथर जो था ये एक प्रकार से जो ईसाई धर्म था इसके विरुद्ध भी एक प्रकार से इसने कई मतलब कि धर्म चलाने का प्रयास किया। मतलब कई धर्म क्या, कैथोलिक के खिलाफ प्रोटेस्टेंट नीति एक प्रकार से इसने लाई। कौन? लूथर ने, मार्टिन लूथर ने। तो ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप बताएंगे, लूथर ने किस गिरजाघर पर धर्म सुधार की बातें लिख करके चिपकाई थी? तो बीटेनबर्ग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटेनबर्ग गिरजाघर घर पर इसने एक प्रकार से वो चिपकाया था। ठीक है, धर्म सुधार से रिलेटेड जो बातें थी उसको चिपका दिया था, ताकि चर्च में जब लोग आएंगे देखने, जो धार्मिक लोग हैं वो देखेंगे और पढ़ेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? मार्टिन लूथर का संबंध जो था वो जर्मनी से था। कहाँ से था भाई? जर्मनी से था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन लूथर का संबंध कहाँ से था? जर्मनी से था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार की कितनी बातें गिरजाघर के मुख्य द्वार पर चिपकाई थी? तो मार्टिन लूथर ने लगभग 95 बातें लिखी थी उस पेपर में, और वो 95 पॉइंट्स लिख करके चिपकाई थी गिरजाघर के मुख्य द्वार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। भ्रष्ट चरित्र पोपों में किसका उदाहरण दिया जाता है? भ्रष्ट चरित्र वाले पोपों में किसका उदाहरण दिया जाता है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो भ्रष्ट चरित्र पोपों में किसका उदाहरण दिया जाता है? बिल्कुल, हाँ, अलेक्जेंडर सस्टम। ठीक है, अलेक्जेंडर सस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोप सॉरी पोप के उस प्रतिनिधि का नाम था, क्या नाम था, जो 1517 ईस्वी में पोप मोचन पत्रों की बिक्री के उद्देश्य से बीटेनबर्ग गया था? तो उसका क्या नाम था भाई? उसका नाम था जॉन टेटजेल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न, पाप मोचन पत्रों की सहायता को सिद्ध करने के लिए पोप ने किस धर्मशास्त्री को भेजा था? तो पोप ने किस धर्मशास्त्री को भेजा था? जॉन एक को भेजा था। किसको भेजा था? जॉन एक को भेजा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक, सॉरी, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है वर्म्स की सभा। वर्म्स की सभा किस वर्ष हुई थी? तो वर्म्स की जो सभा हुई थी वो 1529 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, वर्म्स का सभा में जब लूथर को कानूनी सुरक्षा, वर्म्स के सभा में जब लूथर को कानूनी सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था तब उसे किसने संरक्षण प्रदान किया था? तब उसको किसने संरक्षण प्रदान किया था? तब उसको जो है फेडरिक ने संरक्षण प्राप्त किया था, उसके द्वारा संरक्षण दिया गया था फेडरिक के द्वारा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई थी? बताएं। ट्रेंट की सभा जो हुई थी वो हुई थी 1545 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सबर्ग की संधि जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी भैया कब? 1555 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूथर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लूथर की मृत्यु 1546 में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अच्छा ये बताएं, मूर्खता की प्रशंसा द प्राइज ऑफ फॉली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्राइज ऑफ फॉली पुस्तक को लिखा है एरेस्मस ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पुस्तक था तो मैंने सोचा बिल्कुल आपको बता दिया जाए। ओके, मार्टिन लूथर की भी कई पुस्तकें, जैसे कि ये मार्टिन लूथर की एक पुस्तक है एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, एक पुस्तक है ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन, एक पुस्तक इसकी है ऑन द बेबीलोनियन कैपेबिलिटी ऑफ चर्च। इसके अलावा और भी पुस्तकें इसने लिखी है। तो एक प्रकार से मार्टिन लूथर जो था ये धार्मिक सुधार करने वाला एक प्रकार से मतलब कि बहुत ज़्यादा धार्मिक सुधार करने वाला विद्वान आदमी था मार्टिन लूथर। ठीक है, प्रोटेस्टेंट नीति एक प्रकार से लूथर के नेतृत्व में ही आगे बढ़ी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट इसके अनुयायी कहलाए। प्रोटेस्टेंट धर्म का एक प्रकार से प्रचार प्रसार इसने किया था लूथर ने, मार्टिन लूथर ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चले, प्रश्न है आपका, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान, मतलब कथन है किस प्रसिद्ध विद्वान का? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका बी ऑप्शन होगा। रूसो ने कहा था, ये कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्मा है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। जीन जैक्स रूसो, जे रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्वकोश की रचना में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विश्वकोश की रचना में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो दिदरो की मानी जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चर्च को कौन बदनाम वस्तु कहकर के पुकारता है? चर्च को कौन बदनाम वस्तु कहकर के पुकारता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। क्वेजने, वाल्टियर, मांटेस्क्यू या तुर्गो? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो चर्च को बदनाम वस्तु कहकर के पुकारते हैं वाल्टियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्टेटस जर्नल में कितने सदन थे? स्टेटस जर्नल की अगर बात की जाए तो स्टेटस जर्नल में कितने सदन थे भाई, बताएं। स्टेटस जर्नल की अगर बात की जाए तो स्टेटस जर्नल में कितने सदन थे? तो स्टेटस जर्नल में 3 सदन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने अभी बनाया है, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपकी आंसर की आने वाली है हिस्ट्री वाली। तो आप लोग जो है हिस्ट्री के आंसर की के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द से जल्द आपकी आंसर की इस पर कल आ जाएगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो आप और आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगले वर्ष से या अगले साल से आप देखेंगे 5th सेमेस्टर की तैयारी विधिवत तरीके से। को करिकुलर, बेसिकली ये चैनल को करिकुलर कोर्स के लिए बनाया गया। को करिकुलर की जो एक प्रकार से कोर्स में आपका, जैसे कि आपका 5th आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपको क्या पढ़ना होता है? आपको पढ़ना होता है को करिकुलर कोर्स के रूप में, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। हालांकि बाकी विश्वविद्यालय में, ठीक है, क्या पढ़ना होता है? उसमें पढ़ना होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो उसके लिए इसके अलावा फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी के लिए यहाँ पर कई वीडियोस मिलते रहते हैं आपको। यहाँ पर तैयारी होगी आपकी विधिवत तरीके से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, स्टेटस जर्नल का अधिवेशन किस दिन हुआ था? बताएं, स्टेटस जर्नल का अधिवेशन किस दिन हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टेटस जर्नल का जो अधिवेशन हुआ था वो 5 मई 1789 को हुआ था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, स्टेटस जर्नल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? स्टेटस जर्नल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था भैया? स्टेटस जर्नल का अंतिम अधिवेशन हुआ था 1614 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्ड स्टेट ने किस तिथि को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था? बताएं, थर्ड स्टेट ने किस तिथि को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था? तो 17 जून 1789 को।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई थी? टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन हुई थी? तो टेनिस कोर्ट शपथ की घटना जो हुई थी 21 जून 1789 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है राजा लुई 16वें ने राष्ट्रीय सभा को अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? तो राजा लुई 16वां ने राष्ट्रीय सभा को अपनी स्वीकृति जो प्रदान करी वो कब प्रदान करी भाई? तो वो प्रदान करी थी कब? 27 जून 1789। डी ऑप्शन में दिया 27 जून 1789 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बास्तील का पतन किस दिन हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बास्तील का पतन किस दिन हुआ? तो बास्तील का पतन जो हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 1789 को। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों के तीनों प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो ध्यान से इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस घटना? टेनिस कोर्ट की जो शपथ है किस दिन हुई भाई? टेनिस कोर्ट की शपथ बिल्कुल 21 जून 1789। थर्ड स्टेट की तिथि को स्वयं को राष्ट्रीय सभा कब घोषित किया गया? 21 जून 1700। उस दिन क्या हुआ? बिल्कुल वो 17 जून को हुआ था, 17 जून 1789 को। 21 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना जो हुई। इसके अलावा राजा लुई 16वें ने राष्ट्रीय सभा को अपनी स्वीकृति प्रदान करी 27 जून 1789 को। फिर बास्तील का पतन हो गया 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंग्लैंड के किस शासक को बंदी बना करके 1649 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया? तो इंग्लैंड के किस शासक को 1649 में बंदी बना लिया गया था और मृत्युदंड उसको दे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स प्रथम, ठीक है, बी ऑप्शन में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की संसद के द्वारा टेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? टेस्ट एक्ट जो पारित किया गया था ये 1673 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंग्लैंड के किस राजा की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति गौरवमयी क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है? बताएं, कारण बनी। इंग्लैंड के किस राजा की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति गौरवमयी क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, तो उसका तत्कालिक कारण एक प्रकार से बनी। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जेम्स द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई भैया? औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100% प्रश्न आएगा आपका। अगला प्रश्न ये भी आने वाला है, इंग्लैंड में खेती का मसीहा, नई खेती का मसीहा किसे कहा जाता है? नई खेती का मसीहा किसे कहा जाता है इंग्लैंड में भाई? तो इंग्लैंड में नई खेती का जो मसीहा कहा जाता है वो आर्थर यंग को कहते हैं, आर्थर यंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? फटाफट से आप लोग बताएंगे। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गैलीलियो ने दूरबीन को खोज करी थी, और भी तमाम प्रकार की खोजें इसी में हुई है। भाप के इंजन जेम्स वाट ने खोज करी, ठीक है। ये सब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। सैमुअल क्रॉम्पटन ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया? बताएं, सैमुअल क्रॉम्पटन ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया भाई? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किसका निर्माण किया था? उन्होंने म्यूल का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कॉटन जीन के आविष्कारक का श्रेय किसको जाता है? कॉटन जीन के आविष्कारक होने का श्रेय किसको जाता है? एली व्हिटनी को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, स्टीम इंजन बनाने का श्रेय किसे है? स्टीम इंजन बनाने का श्रेय किसको है? स्टीम माने होता है भाप, ठीक है। स्टीम इंजन या भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली सफल नहर निर्माण करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बताएं, पहली सफल नहर निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है इनमें से? तो ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, मतलब परीक्षा में आएंगे आपके। चले, वियना की संधि किस वर्ष हुई थी? बताएं,
वियना की संधि किस वर्ष हुई थी भैया? तो वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिस्मार्क किस वर्ष फ्रांस के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनता है? तो बिस्मार्क किस वर्ष जो है जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क की बड़ी भूमिका रही है। तो बिस्मार्क किस वर्ष फ्रांस के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनता है? तो कब बनता है भैया? 1862 में बनता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है परीक्षा की दृष्टि से। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ युद्ध नहीं किया था? बताएं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ युद्ध नहीं किया था? तो किसके देश के साथ नहीं किया था? इंग्लैंड के साथ नहीं किया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लंदन की संधि किस वर्ष हुई थी? लंदन की संधि किस वर्ष हुई थी भैया? तो लंदन की संधि जो हुई थी वो 1852 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिस्मार्क ने गैस्टीन का समझौता किस देश के साथ किया था? बिस्मार्क ने गैस्टीन का जो समझौता किया था वो ऑस्ट्रिया के साथ किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस देश को परास्त करने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस देश को परास्त करने के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा माना गया? फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस को परास्त करने के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा माना गया। अगला प्रश्न, फ्रांस को परास्त करने के बाद में बिस्मार्क ने उसके साथ कौन सी संधि करी थी? तो उसने कौन सी संधि करी थी? फ्रैंकफर्ट की संधि करी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जो है ट्राफलगर के युद्ध का विजेता कौन था? ट्राफलगर के युद्ध का जो विजेता था वो कौन था भाई? वो था आपका नेल्सन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा बर्लिन आज्ञा प्राप्ति के द्वारा किस वर्ष की थी? नेपोलियन ने कब करी थी अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा? तो उसने कब करी थी भैया? 1806 ईस्वी में करी थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर प्रथम के बीच टिलसिट की संधि जो हुई थी कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। टिलसिट की संधि 1807 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था? बताएं, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रिया को, स्पेन को या पुर्तगाल को? तो इस किसने कहा था भाई? नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश बोलता था? तो इंग्लैंड को नेपोलियन जो था ये व्यापारियों का देश बोलता था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने निम्नलिखित में से किस देश को सबसे अधिक बार परास्त किया? इंग्लैंड ने सबसे अधिक बार किसको परास्त किया था? ऑस्ट्रिया को पराजित किया था, ऑस्ट्रिया को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को कहाँ का शासन प्रदान किया था? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को कहाँ का शासन प्रदान किया था भैया? तो कहाँ का शासन प्रदान किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को कहाँ का शासन प्रदान किया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, स्पेन का शासन प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, रूस में नेपोलियन की सेनाओं की पराजय का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो रूस में नेपोलियन की सेनाओं का पराजय का जो कारण था वो था रूस की भयंकर ठंड। सी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वप्रमुख कारण था भयंकर ठंड की वजह से। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने मेरी लुइजा से विवाह किया जो कि राजकुमारी थी। नेपोलियन ने मेरी लुइजा के साथ विवाह किया जो कि राजकुमारी कहाँ की थी? बताएं, नेपोलियन ने मेरी लुइजा से विवाह किया जो कि कहाँ की राजकुमारी थी भाई? तो कहाँ की राजकुमारी थी वो? कहाँ की थी वो? थी राजकुमारी कहाँ की भाई? वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न, पहली बार नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से 1813 ईस्वी में किस स्थान पर पराजित हुआ था? बताएं। तो पहली बार नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से 1813 ईस्वी में पहली बार जो पराजित हुआ था वो कहाँ पर पराजित हुआ था भैया? वो पराजित हुआ था आपका लिपजिंग में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिपजिंग में पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेपोलियन ने आस्टरलित्ज की संधि किस देश के साथ करी थी? तो इसने ऑस्ट्रिया के साथ करी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेपोलियन को परास्त कर किसे फ्रांस का शासक बना दिया गया? नेपोलियन को परास्त करके जो है फ्रांसिस द्वितीय को शासक बना दिया गया था। किसको? एक मिनट, नेपोलियन को प्रश्न क्या पूछा गया? नेपोलियन को परास्त करके किसे फ्रांस का शासक बना दिया गया? यही तो प्रश्न है। बिल्कुल,
नेपोलियन को परास्त करके किसे शासक जो है किसे फ्रांस का शासक बना दिया गया था? तो किसको बना दिया गया था भैया? किसको बना दिया गया था? लुई 18वें को बना दिया गया था। किसको? लुई 18वें को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था वो एक प्रकार से कब हुआ था? 18 जून 1815 को वाटरलू का प्रथम युद्ध हुआ था। आप मतलब वाटरलू का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था भैया लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फ्रांस का कौन सा शासक कहता था कि मैं ही राज्य हूँ? तो कौन कहता था भैया मैं ही राज्य हूँ? ये लुई 14वां कहा करता था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का कौन सा शासक क्या कहता था कि मेरे बाद प्रलय होगी? किसने कहा था ये बात? मेरे बाद प्रलय होगी लुई 15वां कहा करता था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। फ्रांस की आर्थिक समस्या के समाधान के लिए लुई 16वें ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त नहीं किया था? तो किसे नियुक्त नहीं किया था भैया? किसे नियुक्त नहीं किया था? मिराबो को नियुक्त नहीं किया था, बाकी तुर्गो, कैलोन और निकर को किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से फ्रांस का एक दार्शनिक नहीं था। फ्रांस का एक दार्शनिक कौन नहीं था इनमें से? बताएं। तो इनमें से फ्रांस का जो दार्शनिक नहीं है वो कौन सा नहीं है भैया? टॉमस मोर, ठीक है। टॉमस मोर फ्रांस का नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टिथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया? टिथ नामक कर जो था वो किसके द्वारा लगाया गया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो टिथ नामक जो कर था ये किसके द्वारा लगाया गया भाई? बताएं। तो टिथ नामक कर जो था ये एक प्रकार से पादरियों के द्वारा लगाया गया कर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का पिता किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूसो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है भैया? रूसो हैं, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को ही तैयारी विधिवत कर लीजिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो बताएं। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किस वर्ष किया था भाई? तो तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था 1453 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं वरन सूर्य है? बताएं, किसने ऐसा कहा था? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार फिर से जो हमारे छात्र नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको को करिकुलर से संबंधित और आपकी यूनिवर्सिटी का आंसर की जो होगी वो मिल जाएगी, ठीक है, आने वाले समय में। अगला प्रश्न, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक। डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है इसको लिखा दांते ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दांते की पुस्तक है। अगला प्रश्न, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन सी भाई? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, ठीक है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक, द रिपब्लिका, अगर रिपब्लिका होता तो सिसरो लगा देते। द रिपब्लिक पुस्तक है ये किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी द रिपब्लिक, ठीक है। और इसके अलावा यूटोपिया पुस्तक टॉमस मोर की है, ये बात ध्यान रखें। किसकी है? टॉमस मोर की है। अगला प्रश्न है, प्रेज ऑफ फॉली, प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रेज ऑफ फॉली जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट से आप बताएंगे। प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक हैं बिल्कुल एरेस्मस जो हैं, ये इसकी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी। मिल्टन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो मिल्टन की प्रसिद्ध पुस्तक है भैया कौन सी? बिल्कुल पैराडाइज लॉस्ट, ये पुस्तक भी मिल्टन की है। इसके अलावा द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मिल्टन की पुस्तक कौन है इनमें से? पैराडाइज लास्ट, तो लास्ट। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा बीए करिकुलर दूसरा चैनल है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप मतलब शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट को, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा बताएं, द लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा निर्मित एक चित्र भी है और एक पुस्तक भी है? तो किसने लिखी है इसको? माइकल एंजेलो का एक प्रकार से ये चित्र है, और माइकल एंजेलो के द्वारा लिखित अगर लिखा भी पूछा है तो वही लेंगे, ठीक है। माइकल एंजेलो चित्रकार हैं ये, पुनर्जागरण से संबंधित। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।